ओके, गुड इवनिंग गाइज। सो एक बार क्विकली देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया था जहां पर हम एसेट को परचेज भी कर रहे थे और सेल भी कर रहे थे। सेल करने से लॉस भी हो सकता था, प्रॉफिट भी हो सकता था। तो एक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी किया हमने और एक लॉस वाला भी क्वेश्चन किया। ठीक है। सो जो सेल वाला ईयर होता है, मैंने आपको बताया था जिस ईयर में आप सेल करोगे आपको 3 काम करने पड़ेंगे। कौन से काम करने पड़ सकते हैं? पहला, आप सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे। दूसरा, आप डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करोगे जितने मंथ्स यूज हुआ है। अब वो मंथ्स कैसे निकालोगे? ईयर के स्टार्टिंग से लेकर जिस डेट पर आप सेल कर रहे हो। और फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? ओपनिंग बैलेंस माइनस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। आंसर अगर माइनस में आता है तो लॉस, प्लस में आता है तो प्रॉफिट। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, बस अब हम क्या करेंगे, इसमें जीएसटी भी जोड़ देंगे। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसमें जीएसटी आने की उम्मीद ना के बराबर है, बट हम फिर भी पढ़ेंगे। जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। सो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं पुरानी बुक यूज़ कर रहा हूँ। हाउएवर न्यू बुक में भी वो क्वेश्चन है। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। कहानी हमको इसने बता दी। क्वेश्चन समझ में आया? नाउ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे, आप में से पूछना चाहता हूं किसी से भी कि कोई मुझे परचेज का जर्नल एंट्री बता सकता है इतना। इसमें से इसको भी छोड़ दो, 5000 के रिपेयर्स को भी छोड़ दो। तो मुझे कोई जर्नल एंट्री बता सकता है कि आपने 60,000 का वैन खरीदा जिसपे 18% का आईजीएसटी लग रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री करोगे? परचेज डेबिट और वो इनपुट आईजीएसटी आएगा। परचेज डेबिट होगा। परचेज कब यूज होता है दिव्या? परचेज कब यूज होता है? सॉरी वो तो गुड्स पे होता है। सॉरी अच्छा दिव्या, परचेज कब यूज होता है वर्ड? सर जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स उसके लिए खरीदते सिर्फ हैं तो परचेज क्या होता वैन अपनी गुड्स है? नो, वैन हमारा है। एसेट है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वैन अकाउंट डेबिट। ठीक है, वैन अकाउंट डेबिट। फिर परचेज कर रहे हैं तो परचेज पे इनपुट टैक्स लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही होगा एंट्री। ठीक है, इसमें आप एंट्री क्या करोगे? 60,000 यहाँ लिखोगे, आईजीएसटी में इसका 18% आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 70,800। यही एंट्री होगा। चलिए, अब अगर आप इस एंट्री को ध्यान से देखिए तो जो मैं वैन अकाउंट, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? वैन अकाउंट बनाना है कि बैंक अकाउंट बनाना है? वैन अकाउंट बनाना है। तो वैन अकाउंट में देखिए कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 60,000 लिखा हुआ है ना। ठीक है, क्या वैन अकाउंट में 70,800 जाएगा या 60,000 जाएगा? 60,000 जाएगा। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि हाँ, एंट्री करते वक्त ये आईजीएसटी आएगा, लेकिन जब आप डेप्रीसिएशन में वैन का अकाउंट बना रहे हो ना, ये इनपुट आईजीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वैन अकाउंट पे। वैन अकाउंट में आप टू बैंक करके 60,000 ही लिखोगे, क्योंकि वैन का प्राइस 60,000 है। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो तो जीएसटी का, और हमें पता है जीएसटी अलग से मेंटेन होता है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज दैट अगर आपके क्वेश्चन में जीएसटी आ भी जाता है डेप्रिसिएशन वाले में, तो आप उसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं सेल भी करूंगा तो एंट्री क्या होगा? पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। सेल करूंगा तो क्या लिखूंगा? टू वैन अकाउंट। यहां पर क्या आ जाएगा? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक, जितना भी अमाउंट होगा, समझो जो भी अमाउंट है, जैसे 45,000 बोल रहा है तो 45,000 और इसका 99% कैलकुलेट होगा।
बैंक में फिर इन तीनों का ऐड करके चला जाएगा। लेकिन इस एंट्री को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ वैन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, 45,000 ही तो पड़ रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर अगेन दैट जब आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे और आप एसेट अकाउंट बनाएंगे तो एसेट पे जीएसटी की वैल्यू का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो घबराइएगा मत कि अरे यार जीएसटी आ गया, आप तो इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इम्पैक्ट ही नहीं पड़ना है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट यहाँ पर किसी को? बहुत बढ़िया। सो हमने क्या करा, ये तो सेल मैंने आपको बता दिया, जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने वैन परचेज करा 60,000 का और 5,000 उसके रिपेयर्स और रजिस्ट्रेशन पर खर्चा करा। इस रिपेयर्स और रजिस्ट्रेशन का एंट्री क्या होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट को परचेज करने के लिए ज़रूरी होता है, जिसके बिना आपका एसेट जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। और जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आप उसे एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते हैं, आप उसे एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देते हैं। तो उसका एंट्री भी क्या होगा, वैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। इसमें किसी को डाउट नहीं? सो यहां पर मैं आपको ये दोनों एंट्री करके क्या बताना चाहता हूं कि जब आप वैन का अकाउंट बनाओगे ना, वहां पर आप जब परचेज वैल्यू लिखोगे ना तो परचेज 60,000 नहीं लिखोगे, 65,000 लिखोगे। और वैसे भी हमें पता है एसेट की कॉस्ट कैसे बनती है, परचेज प्राइस प्लस ऑल द अदर एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर और परचेज दैट एसेट। तो अब हमारे लिए एसेट का वैल्यू 60,000 नहीं है, 65,000 है। ठीक है, चलिए। सो अब हम अपना क्वेश्चन, तो मैंने आपको दो चीजें बताई, पहला कि ये 5,000 एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, दूसरा जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम अपना एसेट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या बनाते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको कॉपी करके ले आता हूँ। चलिए, तो हमने कब खरीदा है, हमको कहाँ से कहाँ बनाना है, बोल रहा है 15-16 से लेकर 17-18 तक बनाओ। 15-16 से मतलब 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 31 मार्च 2017 और फिर आएगा 31 मार्च 2018। 3 साल का अकाउंट बनाने को बोला। फिर इसने क्या बोला, पहला आपने परचेज करा एसेट, कौन सी डेट को एसेट परचेज करा है, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 15 को हमने परचेज करा, तो लिख लेंगे ए, और इसका वैल्यू कितना था, 65,000। 60,000 नहीं लिखोगे। उसके बाद क्या करा, 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016, तो नेक्स्ट ईयर में आएगा 1 अक्टूबर 2016। आपने अनदर मशीन वैन परचेज करा, तो परचेज करा बी मशीन, और बी वैन कितने में परचेज करा, बोला इसने 70,000 में किया। फिर क्या बोल रहा है, मैंने इधर गलती से 7 लाख लिख लिया है, 70 आएगा। फर्स्ट अप्रैल 17 को, 1 अप्रैल 17 को मतलब यहां पर 1 अप्रैल 2017 आपने क्या करा, सेल करा। कौन सा सेल करा, जो आपने 1 अप्रैल 15 में खरीदा था, मींस ए वाला मशीन। कितने में सेल करा, 45,000 में। और सेम डेट पर आपने एक और एसेट खरीदा, और वो खरीदा आपने 1,70,000 का। तो सेम डेट पे आपने परचेज भी करा है सी मशीन, अब 1,70,000 का, ठीक सेम डेट पर। अब ये हो गया। जब आप सेल करते हो तो आपको पता है आपको 3 काम करना है। पहला तो आपने सेल करा, दूसरा आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। कितने महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा गाइस, लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर एंड हुआ, हम लगा चुके होंगे, और पहली तारीख को, 3rd ईयर की पहली तारीख को आप एसेट सेल कर दिए, तो आपने इस ईयर में तो एसेट को यूज ही नहीं करा, तो आपका डेप्रिसिएशन 0 मंथ का लगेगा। कैलकुलेट करोगे तो आएगा ही नहीं।
और फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे। वो बताया था मैंने आपको कैसे, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करके। ठीक है, ये कहानी हमें क्वेश्चन में बोल दी और बोला 10% का SLM से डेप्रिसिएशन लगाओ। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा कौन सी मशीन पर, अकेली ए पर। कितने महीने का, पूरा 12 महीने पर। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीद लिया था। फिर सेकेंड ईयर के एंड पे आप अगेन डेप लगाओगे कौन सी मशीन पर, ए मशीन पर। कितने मंथ्स का, पूरे 12 महीने का। क्यों, क्योंकि पुरानी है। और बी वाली मशीन पर 6 मंथ्स का। क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा है। अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स। फिर थर्ड वाले ईयर के एंड पे आप अगेन डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब ए तो रही नहीं तो बी पे लगाओगे। कितने महीने का, 6, पूरे 12 महीने का, क्योंकि पुरानी हो गई। और जो सी वाली मशीन है उस पे कितने महीने का लगेगा, उस पे भी 12 महीने का लगेगा। क्यों 12 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल को ही खरीद लिया था। किसी को क्वेश्चन में डाउट, इस समरी में डाउट नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन गाइस आप खुद करिए। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। आराम से 10-12 मिनट दे रहा हूं आपको, सॉल्व करिए। थोड़ी देर में मैं भी स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व करना। चलिए अब साइड बाय साइड मैं भी करता जा रहा हूं, है ना। जिसको दिक्कत आए देखते जाना। सिर्फ नोट डाउन मत करिए, समझिए भी। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सर बी का डेप्रिसिएशन कैसा है वो समझ नहीं है। बी का डेप्रिसिएशन, बी का वैल्यू कितना था एसेट का, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000। तो आप तो हर साल 70,000 पर ही लगाओगे ना। और फर्स्ट वाले ईयर में आपने अक्टूबर में खरीदा था, इसलिए 6 मंथ्स के लिए लगाया। दिखाऊं कैलकुलेशन, ये देखो। नहीं, इजी था ना। बस आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। तो ये तो हमने स्मूथ तरीके से कर लिया। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो उलझ जाते हैं। गाइज अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ लिया आपको इजीली पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करते। दिव्या क्लियर है पूरा, बढ़िया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्या लेवल अप करते हैं, आइए समझिए। आपको यही का यही क्वेश्चन दे देता और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज कर देता। क्या बोलता है, यहां लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2016, सेकेंड लाइन में अनदर वैन वॉज परचेज। फिर बोला ऑन 1 अप्रैल 2017, ऑन 1 अप्रैल 2017 a van purchased on 1 अप्रैल was sold for 45,000। तो क्या बोल रहा है, पूरा वैन आपने सेल कर दिया। अब ठीक है, वैन का तो ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ वैन को मशीन में। मैं यहाँ पर ऐसा कर देता। तो मैंने क्या करा, अब इस क्वेश्चन को वैन से कन्वर्ट करके मशीन में डाल दिया। अब गाइस क्यों मशीन में डाला, क्योंकि वैन जो है, वैन तो एक पूरी होती है, आधी आधी काट तो सकते नहीं हो। लेकिन मशीन जो होता है, जो आपका प्लांट एंड मशीनरी होता है, वो पार्ट्स में हो सकता है। एक एक बड़ा मशीन है, वो बड़ा मशीन पूरा एक साथ नहीं बनता, उसके अलग अलग पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हमको क्या बोला, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरा एसेट सेल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, पार्टली सोल्ड सेल ऑफ एसेट, पार्ट सेल ऑफ एसेट। एसेट को पूरा नहीं बेचेंगे, एसेट को आधा बेचेंगे। तो इसने हमको क्या बोला, ऑन 1 अप्रैल 2017
द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, तो इसको मैंने चेंज कर दिया, 1/3 ऑफ द मशीन, 1/3 of the machine purchased on 1st April 2015 was sold for rupees 18,000। मतलब क्या बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप पूरा मशीन नहीं सेल कर रहे हो, आप जो मशीन थी, मशीन का वैल्यू कितना था 65,000, इसका आप 1/3 पार्टी सेल कर रहे हो, इसका आप 1/3 पार्टी सेल कर रहे हो। मैं इसको 1/3 को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या फिर तो इसको बढ़ा देता हूँ, वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, इधर मैं 85,000 कर देता हूँ, तो राउंड ऑफ में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। सो 1/3 ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड। अब आप पूरा मशीन नहीं सेल कर रहे हो, अब आप पार्ट मशीन सेल कर रहे हो। तो गाइज जो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मशीन जो 85 या 90,000 की हो गई, 5,000 को ऐड करा के, ये क्या करते हैं, शुरुआत में ही इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं, एक 1/3 पार्ट, एक 2/3 पार्ट। मतलब आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको पता है कि ये मशीन जो है आगे जाके हम सेल करने वाले हैं 1/3 पार्ट, तो वो क्या करते हैं, यहां से ही इसको स्प्लिट करके रख लेते हैं। पर वो करेंगे ना तो क्वेश्चन हमारा लंबा हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दूसरी बात, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप जब खरीदते हो तो आपको थोड़ा ना पता है कि आप कब सेल करोगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत से ब्रेकअप इसका नहीं करेंगे, हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं पहले जो 2 ईयर्स है पूरा उसका सेम कर देता हूँ अमाउंट चेंज करके। तो अब आप क्या करोगे, 1 अप्रैल को आपने एसेट खरीदा, 85 की वैल्यू थी, 5,000 आपने रेनोवेशन पे कराया, तो टोटल 90,000 का हो गया। तो अब आपका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 90,000 के ऊपर होगा, तो 9,000 आ जाएगा, तो यहाँ 81,000 आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर आपका ये 81,000 हो जाएगा, सेकेंड मशीन 70,000 का ही हो जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो अगेन 9,000 का आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और बैलेंस अब आपका चेंज हो जाएगा, 81,000 माइनस 9,000, और बी का वैसा रहेगा। कोई यहाँ पे डिफिकल्टी किसी को डिफिकल्टी नहीं। अब क्या किया, थर्ड ईयर में मैं इसको एक और काम कर देता हूँ, मैं इसकी डेट भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्या डेट चेंज कर देता हूँ, इधर 1 अप्रैल है ना, मैं इसको कर देता हूँ 1 अप्रैल में जून कर देता हूँ, जुलाई कर देता हूँ, 1 जुलाई। तो अब क्या बोल रहा है, 1 जुलाई को आपने सेल करा, लेकिन क्या याद रखना है, हमने पूरा मशीन नहीं सेल करा, हमने पूरा मशीन नहीं सेल करा, हमने कितना मशीन सेल करा है, हमने 1/3 पार्ट सेल करा है। तो गाइज आप अपने क्वेश्चन को अगर इजी बनाना चाहते हैं ना, तो एक काम कर लीजिएगा, इधर लिखेंगे हम कॉस्ट, इधर अपन लिख लेंगे बुक वैल्यू, कॉस्ट, और इधर लिख लेंगे अपन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं, ओपनिंग बैलेंस, थोड़ा और इजी कर देते हैं। और यहाँ पर आप 2 पार्ट बना लेंगे, एक पार्ट तो आप यहाँ लिख लेंगे 1/3, और यहाँ पे लिख लीजिएगा 2/3। और जो आपकी कॉस्ट है, ये एसेट की कॉस्ट कितनी है, 90,000, 90,000 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 90,000 का 1/3 एंड 90,000 का 2/3। ऐसे ही इसी एसेट का जो बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू मतलब ओपनिंग बैलेंस, जिस ईयर में आप सेल कर रहे हो वो कितना है, 72,000। तो अब आप क्या करिए, 72,000 का भी ऐसे ही कर लीजिए, 72,000 इंटू 1/3 एंड 72,000 का इंटू 2/3। ये थोड़ा सा आप कर लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। ये हमने क्यों किया गाइस, यहाँ पे सोचिए, लॉजिक देखिएगा क्यों किया मैंने। इसलिए किया क्योंकि आप जब सेल करते हो आपको 3 काम करने, पहले तो सेल का अमाउंट लिखना है, तो सेल का अमाउंट तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 18,000, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। लेकिन
दूसरे दो काम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो डिफरेंस ये है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट पे निकलता है गाइस। डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पे निकलेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से निकलता है। तो इसलिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या करा शुरुआत में, मतलब ये थर्ड ईयर में आते से ही मैंने कॉस्ट को भी 1/3 2/3 में कर दिया और ओपनिंग बैलेंस को भी 1/3 और 2/3 में कर दिया, तो मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ये समझ में आया मैंने क्या क्यों किया और क्या किया? तो मैंने क्या करा, कॉस्ट को भी 1/3 और 2/3 में बांट दिया, ओपनिंग बैलेंस को भी 1/3 और 2/3 में बांट दिया। अब अपन नॉर्मल करेंगे, तो अब हम सेल करेंगे। थर्ड ईयर में सेल थर्ड ईयर में सेल करना है, पर याद क्या रखना है, हमने 1/3 सेल करा है। तो मैं यहां लिखूंगा 1 जुलाई 2017 सेल करा बाय बैंक अकाउंट। आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए यहां लिख लेना, ए का 1/3 पार्ट आपने सेल करा है। कितने में सेल करा? 18,000 में लिखा हुआ था क्वेश्चन में। कोई डाउट नहीं। फिर क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 1 जुलाई 2017 बाय डेप। किस पे लगाओगे? पूरी ए मशीन पे नहीं, अभी हम 1/3 सेल कर रहे हैं तो ए के 1/3 पर ही लगाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन 1/3 ऑफ ए मशीन। और हमें पता है डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है गाइस। तो यहाँ क्यों मैंने ये स्प्लिट करवाया था पता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पे लगाएंगे तो 90,000 पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। नहीं, हम 1/3 सेल कर रहे हैं तो हमें 1/3 पे लगाना है। ओके, सो 1/3 पे ही सेल करना है तो 1/3 का कॉस्ट देखेंगे, टोटल कॉस्ट नहीं, 1/3 का कॉस्ट देखेंगे 30,000। इसके ऊपर आप 10% लगाएंगे और 3 मंथ्स का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जुलाई में सेल कर रहे हैं तो अप्रैल में जून 3/12। समझ में आया? ठीक है, अब आप डेप्रिसिएशन यहां लिख लीजिए 750। फिर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो यहां लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे कैलकुलेट होगा, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है गाइस, सेल वैल्यू अपनी 18,000। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, ओपनिंग बैलेंस माइनस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो आपको ओपनिंग बैलेंस कौन सा चाहिए, 1/3 का कि पूरी मशीन का? ओनली 1/3 का। अब यहां पर ये 24,000 काम आएगा। तो अब आप 70 में से 90 में से माइनस नहीं करेंगे, 24,000 के ओपनिंग बैलेंस में से 750 जो आपने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, तब जाके आपका बुक वैल्यू आएगा। गाइस हम लोग 1/3 मशीन को सेल कर रहे हैं ना, हम पूरा मशीन तो सेल नहीं कर रहे। तो मुझे बुक वैल्यू भी, ये जब सेल वैल्यू 1/3 का है तो बुक वैल्यू भी तो 1/3 का ही चाहिए रहेगा ना। इसलिए हमने 1/3 के ओपनिंग बैलेंस में से 1/3 का ही डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो 1/3 वाली मशीन का बुक वैल्यू आ गया। अब आप नॉर्मली अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा ये आ रहा है लॉस। समझ में आया सबको? इसीलिए मैंने आपको क्या करवाया, यहां पहले से ही स्प्लिट करवा के रख लिया ताकि यहां पर हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिख लूंगा लॉस 1 जुलाई 2017 बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बचा, ए का 1/3 पार्ट बचा, कितना 5250। ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इस डेट को एक और मशीन परचेज करी 1 जुलाई 2017 टू बैंक अकाउंट और उसको नाम दे देंगे सी, 1,70,000। और कुछ किया क्या साल में? नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द ईयर आकर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन जब मैं लगाऊंगा 31 मार्च 2018, गाइस मेरे पास कितनी मशीन्स बची हैं?
गाइस मेरे पास कितनी मशीन्स बची हैं? 2 या 3? कितनी मशीन बची हैं? 3 मशीन बची हैं। 3 मशीन बची हैं। कौन कौन सी 3 मशीन बची हैं? एक ए का 2/3 पार्ट बचा है, सेल नहीं किया ना, ओनली 1/3 ही तो सेल किया है, तो ए का 2/3 बचा है, और बी पे बी बचा है, और सी बचा है। ये समझ में आया? अब एक और चीज ध्यान से देखिएगा, पहले बी और सी का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं क्योंकि उसमें कोई झंझट नहीं है। तो बी का वैल्यू कितना था ओरिजिनल? 70,000। 70,000 का 10% 7,000। सी का वैल्यू कितना था? 1,70,000। इसका 10%, लेकिन ये 9 मंथ्स का लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जुलाई में खरीदी है, तो जुलाई टू मार्च जाओगे तो 9 मंथ्स आएगा, तो इसका 12,750 आएगा। अब आएगा ए का डेप्रिसिएशन। ए का डेप्रिसिएशन की ए की वैल्यू कितनी थी? 90। लेकिन गाइज ये 90 जो है ये पूरे एसेट की वैल्यू है, हमारे पास बचा कितना है? 60,000। ये देखो, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगाते हो ना, तो ये कॉस्ट है, कॉस्ट में से 30 वाली तो गई, बाकी बची कितनी? 60। तो इसलिए क्या करा था मैंने, यहाँ पहले से ही आपको बाइफरकेट करवा दिया था, अदरवाइज क्या होता ना, यहाँ पर फिर गड़बड़ करना पड़ता, हमको कैलकुलेशन करना पड़ता। तो अब हमें पता है कि हमें 2/3 ही बचा है और कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो 60,000 पे पूरा 10% पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि ए वाली जो 2/3 वाली मशीन है वो तो पूरा साल यूज हुई होगी, तो इसलिए पूरा 12 महीने का लगेगा 6,000। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अच्छा, अभी भी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, चैलेंज अभी एक और है, वो है बैलेंस निकालने का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय बैलेंस बी बाय डी करते हैं ना, फिर यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे ए का, अब बचेंगे भी यही 3 मशीन। अब यहाँ पर एक गलती क्या कर देते हैं बच्चे, ये 72 में से ये माइनस करके आ जाते हैं 6। नहीं, ये 72 पूरा है, ये 72 का बाइफर्केशन ये किया हुआ था हमने, 2/3 बचा है। तो अब जब आप ए का वैल्यू निकालोगे ना, ये 48,000 में से ये जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था ना 6,000, 48, सॉरी मैंने 78 लिख लिया, 48। ये समझ में आया? सो आपको हर जगह 2/3 वाले की जरूरत है, इसलिए मैंने क्या करा था, यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया था कि बार बार कैलकुलेशन करना ना पड़े, हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी सामने है। तो ये आपको हमेशा हेल्प लग करेगा। तो जब भी ऐसा काम हो ना जहाँ पर आप पार्शियल मशीन सेल कर रहे हैं, तो जिस दिन आप सेल वाले ईयर में आएंगे उसी दिन आप कॉस्ट को, कॉस्ट मतलब ओरिजिनल वैल्यू को 2/3 1/3 में बांट दीजिए, और ओपनिंग बैलेंस को भी 2/3 और 1/3 में बांट दीजिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। सो मैंने बी का ए का ए टू के 2/3 का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, ये इस पे 60,000 पे, और बैलेंस कैसे निकाला, 40,000 में से डेप्रिसिएशन को माइनस करा। और बी और सी तो डायरेक्ट है, बी का वैल्यू कितना है, वो 66,500 है, माइनस 7,000 का डेप्रिसिएशन, और सी का भी डायरेक्ट है, 1,70,000 है, माइनस 12,750 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सेल वाले ईयर में आओगे ना, ये काम कर लेना पहली फुर्सत में। अभी मैंने 1/3 बोला है, किसी क्वेश्चन में 1/4 आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में 1/5 आ जाएगा, तो आप पहले ही बांट दीजिएगा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है अगर, तो आप इसको नोट कर सकते हो वर्किंग को, या फिर बाद में आपको डाउनलोड करना हो तो बाद में कर लीजिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन दूं, एक दूसरा क्वेश्चन दूं, ऐसा प्रैक्टिस करके फिर क्लास खत्म करते हैं। सो इफ यू वांट टू राइट, लिख लीजिए। मैं यहाँ आपके नॉलेज के लिए ये लिख भी लेता हूँ, ये डेप कैसे आया था। ये डेप आया था अपना 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12। ये कैसे आया था 6,000, ये आया था 60,000 इंटू 10%।
ये 42 कैसे आया था? ये 42 आया था 48,000 माइनस 6,000। चलिए क्वेश्चन 2 आइए, ठीक है। चलिए इसकी समरी बना लेते हैं साथ में, फिर आप करिएगा। और हमको बोला 3 साल के लिए बनाओ। ईयर हमारा 31 मार्च को एंड होता है तो शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए शुरुआत 1 जुलाई लिखा हुआ है 15, लेकिन हमारा ईयर अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 2015 से शुरुआत होगी, ख़त्म कहाँ होगा? 31 मार्च 2016। सेकेंड ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2017 एंड थर्ड ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2018। अब ये क्या बोला? 1 जुलाई को आपने 1 जुलाई को खरीदा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 जुलाई 2015। क्या करा? परचेज करा। कितने का परचेज करा? ए परचेज करा कितने का? 60,000 का। फिर क्या करा गाइस? 1 जनवरी 2016। अब ध्यान दीजिए डेट, 1 जनवरी 2016 है। 1 जनवरी 2016 इसी ईयर में आएगा गाइस, क्योंकि आपका ये ईयर 31 मार्च 16 पे ख़त्म हो रहा है, तो 1 जनवरी 2016 भी यहीं पर ही आएगा। तो आपने इस फर्स्ट ईयर में अगेन परचेज करा, इसको बी नाम दे दीजिए। कितने पे? 40,000 पे। फिर क्या करा? 1 अक्टूबर 2016, अब ये नेक्स्ट ईयर में आएगा। 1 अक्टूबर 2016 एक और मशीन खरीद ली, परचेज में खरीदी 20,000 में। और 1 अप्रैल 17 गाइस, 1 अप्रैल 17 इस ईयर में आएगा। पहली डेट को आपने क्या करा? सेल करा। क्या सेल करा? ए मशीन सेल करा, पूरा नहीं, ए का 1/3 पार्ट सेल करा। कितने में सेल करा? 6,000 में सेल करा। जब आप सेल करते हो तो आप 3 काम करते हो, तो सेल का अमाउंट लिखोगे, दूसरा डेप्रिसिएशन लगाओगे। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेट पर ही सेल कर दिया। और तीसरा काम क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस। और कोई नई मशीन परचेज करी क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला। कोई नई मशीन सेल वाले दिन हमने नहीं खरीदी। ये हो गया। अब आए, ये करने के बाद आप देखिए डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल के एंड पर। तो 31 मार्च 16 पे डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन है? 2 मशीन है। एक ए है, ए खरीदी है जुलाई पे, तो इस पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। और बी जो है वो कब परचेज करी है? जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे, नेक्स्ट ईयर में डेप लगाएंगे। ए पुरानी मशीन है, इस पे पूरे 12 महीने का क्योंकि पुरानी है। बी पे भी पूरे 12 महीने का क्योंकि पुरानी है। सी जो है वो हमने कब खरीदी है? 1 अक्टूबर, तो इस पे 6 मंथ्स का। फिर ये सेल वाला कांड तो हमने लिख ही लिया। और 31 मार्च पे जब आएंगे तो कितनी मशीन होंगी? अगेन 3 मशीन ही होंगे हमारे पास। कौन कौन सी होगी? एक तो होगी ए का 2/3 पार्ट, इस पे पूरे 12 महीने का लगेगा क्योंकि पुरानी है। बी भी पुरानी है, इस पे 12 महीने का लगेगा। सी भी पुरानी है, इस पे 12 महीने का लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए तो देख क्या रहे हैं, शुरू हो जाइए। बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। शुरू हो जाइए। चलिए साइड में मैं भी कैलकुलेट करता रहता हूँ। सर डन। हो गया? 10,500 का आ गया।
यस यस अरे ऑसम, पूरा फाइनल बैलेंस भी आ गया। चलो 2 मिनट वेट करते हैं हम लोग, मतलब मैं भी सॉल्व कर लूँ, बाकी सब लोग भी सॉल्व कर लें। इससे ज़्यादा स्मूथ वे में मैं शायद आपको नहीं बता सकता हूँ इस तरीके। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और अगर आपसे ये इजीली हो गया इट मीन्स हमने इसको स्मूथ वे में समझ लिया है। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा समझाया है। ओके, टू बैलेंस बी बाय डी। हाँ तो मैं कहाँ था, तो मैं ये बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बात है मेरी। चलिए इसके बाद यहाँ से आगे से मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। कुछ काफ़ी लोगों का तो हो गया होगा, नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर आई हो तो बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ तक नहीं आई। अब देखिए क्या हुआ, आपका सेल वाला ईयर है, सेल वाले ईयर में आपको पता है आप ए वाली मशीन का पार्ट सेल कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आकर आप बाइफरकेट कर दीजिए कॉस्ट और ओपनिंग बैलेंस, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। कितना है, 1/3 और 2/3 बोला है, तो चलिए भाई 1/3 और 2/3 हमने इसको बाइफरकेट कर दिया। सो हमारे एसेट ए का कॉस्ट कितना था, 60,000। 60,000 तो 60,000 का 1/3 और 60,000 का 2/3, और ओपनिंग बैलेंस कितना है 49,500, तो 49,500 का 1/3 और यहाँ पर 49,500 का 2/3, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप सेल करेंगे। सेल करेंगे तो 3 काम करेंगे। यहाँ पर 1 अप्रैल को ही सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाय बैंक अकाउंट क्या सेल करा है, ए का 1/3 पार्ट सेल करा है। कितने में सेल करा, 6,000 में। फिर डेप्रीसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सो आपको ऑलरेडी पता है कि डेप्रीसिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन को एनालाइज कर चुके हैं, तो आपको यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बट मेरी आदत है, मैं हमेशा लिखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और अगर कैलकुलेशन करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते, यहाँ पर हम सिर्फ 1/3 का ही डेप्रीसिएशन निकालते, और डेप्रीसिएशन कॉस्ट पे निकलता है, तो कॉस्ट कितना है 1/3 टू 20,000, तो हम कैलकुलेट करते हैं 20,000 इंटू 10% इंटू जितने मंथ्स होते हैं। अभी 0 मंथ्स है तो 0/12 कर दिया, 0 ही आएगा। वो तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, समझिए जुलाई उलाई को करा होता तो इस तरीके से 3 मंथ्स का कैलकुलेट करते। सो ये आपका हो गया। फिर आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सेल कैलकुलेट करोगे। सो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हमें पता है सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू होता है, और बुक वैल्यू कैसे निकलता है, ओपनिंग बैलेंस माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो सेल वैल्यू है 6,000, बुक वैल्यू ओपनिंग बैलेंस, आप 1/3 सेल करें तो 1/3 वाला ही ओपनिंग बैलेंस, दैट इज 16,500 लोगे। इसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 0, सो 16,500 आ जाएगा। और जब आप इसको से माइनस करेंगे तो माइनस 10,500 आंसर आ रहा है, तो लॉस हो गया अपना 10,500 का। आपको समझ में आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 बाय प्रॉफिट एंड, ये जगाने का एक तरीका होता है, का 1/3 10,500। चलो भैया 1/3 की विदाई हो गई, चली गई अपने ससुराल 1/3। आप कोई नया एसेट खरीदा क्या, अपने आप से पूछेंगे। अंशिका तेरे दोस्त लोग बुला रहे हैं, तो कोई एसेट अपन ने यहाँ पर नया नहीं खरीदा है, तो अब हमें क्या करना है, ओनली डेप्रिसिएशन लगाया है। तो 31 मार्च 2017 लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब
यहाँ पर कौन कौन सा बचा है, ए का 2/3 बचा है, पूरा बी का मशीन बचा है और पूरा सी वाला बचा है। तो पहले बी और सी पे कैलकुलेट करते हैं। बी पुरानी मशीन है, इसका वैल्यू 40,000 था और पूरे साल का लगेगा। ऐसे ही सी जो है 19,000 नहीं 20,000, ये भी पुरानी है, तो इस पे भी पूरे साल का लगेगा। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ए भी पुरानी मशीन है, लेकिन अब हमें 2/3 के हिसाब से करना है। तो 2/3 कितना है, 40,000। डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है, तो 40,000 पे लगाओगे, तो 40,000 इंटू 10% इंटू कितने मंथ्स का लगाएंगे, पूरे साल का, क्योंकि ये 2/3 पूरे साल यूज हुई है। आपके डेप्रिसिएशन आ गए। अब आप बैलेंस निकाल लीजिए 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस सी बाय डी, ये तीनों बची। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले बी और सी। बी का वैल्यू ओपनिंग बैलेंस 35,000 था माइनस 4,000 डेप्रिसिएशन। सी का ओपनिंग बैलेंस 19,000 था माइनस 2,000 डेप्रिसिएशन। ए का 2/3 लेना है ओपनिंग बैलेंस, तो ये 33,000 लेंगे। सो 33,000 माइनस 4,000। इस तरीके से आपका टोटल सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइज, इससे इजी तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। बहुत स्मूथ वे में लेकर गया, क्वेश्चन को एनालाइज करिए, बाकी क्वेश्चन नॉर्मली करिए। सेल वाले ईयर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें भी मैंने आपको बता दिया। अगर ये आप बांट के रख लेंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगा, पता है। अदरवाइज अगर आपने ये नहीं किया होता ना, तो आपको यहाँ पर भी कैलकुलेशन के लिए अलग से करना पड़ता, फिर यहाँ पे अलग से करना पड़ता, फिर यहाँ पे अलग से करना। एक ही बार में करके रख लो। अब हमारे सामने वैल्यूज़ है, जस्ट हमें कैलकुलेशंस करना है। सो यही चीज़ है जो दिक्कत देती है। जब आपको मैम स्कूल में करवाएगी ना, देखिएगा यही चीज़ आपको दिक्कत देगी। बट आप पहले से ही बाइफरकेट करके रख लीजिएगा तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब सोचिए, अब ज़रा सोचिए कि जो टीचर्स क्या कराते हैं, जैसे ये 1/3 और 2/3 है ना, ये फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पर A1 और A2 करके दो मशीन लिखवा देते हैं, 20 और 40। तो दिक्कत कोई नहीं है। कैलकुलेशन सोचिए कितने हो जाएंगे, तो आपके 3 मशीन यहाँ पर हो जाएंगी, ए की 2 और एक बी वाली। फिर यहाँ पर 4 मशीन हो जाएंगी, ए की 2, बी और सी। 4 पे डेप्रिसिएशन, 4 पे बैलेंस, और फिर यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा। और अगर गलती से एक और मशीन खरीद ली तो 5 मशीन हो जाएंगी, तो लंबा हो जाता है। प्लस प्रैक्टिकली वो सही भी नहीं है, क्योंकि आपको रियल लाइफ में पता नहीं होता है कि भैया आगे जाके आप आधा सेल करोगे भी या नहीं करोगे। सो प्रैक्टिकली भी वो सही नहीं है, इसलिए दिस इज द परफेक्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे हम कितने कंफर्ट जोन में, उसके हिसाब से लेवल अप करेंगे। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।